नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने गुरुचंद ठाकुर स्मृति सहायता कोष को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सहायता कोष उत्तराखंड में बंगाली समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में इसका संचालन प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहा है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गुरुचंद ठाकुर स्मृति सहायता कोष को लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद बंगाली समाज के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि इस योजना का संचालन जिला प्रशासन एवं समिति के माध्यम से किया जाना था ताकि पात्र छात्रों तक सहायता आसानी से पहुंच सके, लेकिन वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल में इस योजना को सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया, जिससे समाज के कई जरूरतमंद छात्र लाभ से वंचित रह रहे हैं। जहां तक गुरुचंद ठाकुर समिति कोष जो बंगाली समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाला एक कोष है, जिसका स्थापना पहले स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने संत केसर सिंह जी के नाम से 1 करोड़ के बंगाली समाज के बच्चों के लिए 1 करोड़ के ब्याज के पैसे पहले बढ़ते थे, उन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद माननीय हरीश रावत जी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस 1 करोड़ को बढ़ाकर 2 करोड़ उन्होंने कर दिया था। उसके बाद जब सरकार चेंज हुआ, क्योंकि वो लास्ट में जब उनके सरकार के लास्ट में था, और आप जानते हैं उनके सरकार में बीच में सरकार चली भी गई थी, फिर दोबारा भी आए, तो उसी दौरान उन्होंने वो स्थापित ही किया था। उसके बाद सरकार बनी नहीं कांग्रेस की, माननीय धामी जी मुख्यमंत्री बने। बनने के बाद तब से अब तक वो उसका जो लाभ है बंगाली समाज के बच्चों को जो उच्च शिक्षा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, टेक्निकल हो या डॉक्टर इंजीनियर या बढ़ने कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं आपके, तो उन बच्चों को मदद के लिए वो स्थापना किया था। वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद उत्पन्न तनाव अब शांत हो गया है। वाल्मीकि समाज और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की तरफ से किए गए कार्य बहिष्कार को खत्म कर दिया गया है। पालिका प्रशासन, दोनों समुदायों के वरिष्ठ लोगों और समाज के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के बाद शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। बताया जा रहा है कि विवाद में शामिल दोनों युवकों के बीच आपसी सहमति बन गई है और दोनों ने एक दूसरे को माफीनामा भी सौंपा है। मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि यह विवाद 2 युवकों के बीच हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे 2 समुदायों का विवाद बताकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मसूरी भाईचारे और आपसी सौहार्द का शहर है, जहाँ सभी समुदाय वर्षों से मिलजुल कर रहते आए हैं। ऐसे में छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करना और शहर की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वाल्मीकि समाज हमेशा से नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी रहा है और आगे भी रहेगा। दोनों बच्चे एक एज ग्रुप के, दोनों बच्चों का एक मामूली सी लड़ाई हुई और उसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिस तरीके से भव्य रूप दिया गया, लोगों को गुमराह किया गया, और उससे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर के अंदर जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे प्रधान जी हैं निरंजन जी, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके उन्होंने चिंतन किया इस पर, और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि देखिए बच्चों की लड़ाई है, ये लड़ाई बच्चों तक ही रहनी चाहिए। इस लड़ाई को हम आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि देखिए टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है और बात सीजन की भी नहीं, बात जिस तरीके से छोटे मुद्दे को हम बड़ा तूल दे देते हैं, पूरी शहर की व्यवस्था चरमरा जाती है। कर्मचारियों की अपनी ड्यूटियां हैं, वो ड्यूटी से इतर तितर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए। जो हम समुदाय विशेष की बात करते हैं, 2 समुदायों को आमने सामने खड़ा करने की जो हम कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये शहर हित के लिए ठीक नहीं है।
चाहे वो कोई सा भी समुदाय हो इस शहर के अंदर जो रहता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न समुदायों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरीके से खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, इस शहर के लिए अच्छी बात है। हम एक दूसरे के सुख दुख में हर समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, हम कभी नहीं ये बात सोचते हैं। तो जब हम ये आज तक ये बात हम लोगों ने नहीं सोची, तो अब हमारे मन में इस तरीके के जो बीज उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारा जो इस शहर का जो नागरिक है वो बहुत समझदार लोग हैं। और वाल्मीकि समाज के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि वो पालिका के हाथ पांव अगर काम करना बंद कर देते हैं तो पूरी बॉडी स्थिर हो जाती है। वहीं भगवानपुर के सिकंदरपुर भैंसवाल गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक की तरफ से 5वीं कक्षा के बच्चे के साथ अध्यापक ने मारपीट की थी, जिस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था, जिसका संज्ञान बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने लिया और स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और प्रकरण की गहनता से जांच की। साथ ही शिक्षा महकमे के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एक सहायक अध्यापिका ने बताया कि अध्यापक जब मासूम के साथ मारपीट कर रहा था तो उसने मना भी किया था, लेकिन अध्यापक ने उस शिक्षिका के साथ भी गाली गलौज की। गीता खन्ना ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए भेजेंगी। देखिए, बच्चों की आपस में कुछ लड़ाई हुई 2 विद्यालयों की, और फिर वो शिकायत करने आए तो अध्यापक जी ने कुछ उस पर फिजिकल एक्शन ले लिया। और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे को इतनी जोर से, उन्होंने खुद भी एडमिट करा कि चांटा लगा, जिसके निशान अभी तक हैं, तो ये तो गलत हुआ। और उसकी हमने विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी है और उनको भी कहा है कि वो तब तक के लिए विद्यालय के क्षेत्र में ना दिखें, क्योंकि ये बाल अधिकारों का हनन है। साथ ही में बच्चों के द्वारा इस तरह की हिंसात्मक झड़पें भी एक चिंता का विषय है। और उसके लिए जो अभिभावक हमें मिले, हमने उनको भी कहा है कि CWC के साथ मिलकर उन बच्चों का काउंसलिंग सेशंस हो, दोनों ग्रुप्स के जिनकी लड़ाइयाँ हुई थी, ताकि बच्चों की में इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति को हम रोक सकें और आगे उनके सुंदर व्यक्तित्व निर्माण का रास्ता साफ कर सकें। सर, एक्चुअल में हुआ क्या कि एक बच्चे थे जो सिकंदरपुर फर्स्ट के हैं, वहाँ के बच्चे सिकंदरपुर सेकंड के बच्चों के घर गए हैं उन्हें पीटने। तो पेरेंट्स वहाँ से कंप्लेन लेके आए थे, तो वो मेरे पास ही आए थे। मैं बैठी थी अपने CRC में, तो मेरे पास ही आए, तो मैं वहाँ मैम के पास लेके गई हूँ पेरेंट्स को कि उन्हें समझाने कि क्या हुआ है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वहाँ बच्चे को तब तक बुला लिया था जो उनके साथ जो गया था लड़ाई करने। तो सर, वहाँ जो ब्रिजपाल सर हैं, उन्होंने उस बच्चे को थप्पड़ मारी, और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारी तो उस बच्चे के जो है स्क्रैच हो गया था गाल पे। और फिर मैंने ब्रिजपाल सर को रोका है कि सर मत मारिए उस बच्चे को। जैसे मैंने ये बोला है तो सर मुझे अब्यूज करने लग गए। उन्होंने मुझे बोला है कि तुम 2 कौड़ी की CRC हो, मेरी अधिकारी बन रही हो, तुम्हारी क्या औकात है, करके ऐसा बोला है सर। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया था। वहीं उधम सिंह नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। मंच पर उपस्थित अभी का संबोधन सुना आप सब लोगों ने। इस कार्यक्रम के संयोजक नारायणगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री कमल मंडल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत उधम सिंह नगर श्री अजय मौर्य जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, महापौर नगर निगम रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, डॉक्टर अनिल प्रभु जी, माता सिंह राणा जी, सुनीता राणा जी, सदस्य जिला पंचायत सरिता राणा जी, नगर पालिका प्रतिमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, प्रहलाद सिंह राणा जी, विकास गुलाटी जी, श्रीपाल राणा जी, रमेश जोशी जी, जिला महामंत्री भास्कर कमल जी, श्री मोदी प्रधान जी,
पुष्पेंद्र राणा जी जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा, धर्म सिंह विष्णु जी पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल, श्री देव सिंह जी, श्री सरदार अवतार सिंह जी, ओम नारायण जी मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह जी, महेश सिंह राणा जी, समता सिंह जी, रंजीत सिंह जी, दारा सिंह जी, मेरा कार सेवा, सुरजन राय जी, गोपाल दत्त जोशी जी, राजीव अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीता सक्सेना जी, विमला बिष्टी जी, नंदन सिंह खड़ायत जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आज इस बहुत चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हुई सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, उपस्थित प्यारे बच्चों, हमारे कलाकार बंधु जिनके यहाँ पर शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आप सबका यहाँ गुरु घर की इस धरती पर इतनी विशाल संख्या में पधारने पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस पवित्र नानक पिता साहब की पवित्र धरती पर जहां गुरुओं का आशीर्वाद बरसता है, हम भारत मां के महान सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का स्मरण करने के लिए, आज उनको याद करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस आयोजन के लिए सभी यहाँ के हमारे जितने भालू, जनजाति, राणा, मेवाड़ और नानकदा क्षेत्र के सभी समाज सेवियों को, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आज शानदार संयोजन किया है। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, बल्कि वो भारत के आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की ऐसी प्रेरणादायी गाथा है जो सदियों के बाद भी हर एक भारतवासी के मन में ऊर्जा और गर्व का संचार लगातार प्रेरित करती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जिन कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है कि राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों से, हमें अपने मूल्यों से, हमें अपनी संस्कृति से, हमें अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए अनवरत रूप से संघर्ष करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमारा स्मरण करें, हमेशा हमको याद करें। भाइयों बहनों, थारू समाज के रीति रिवाज, लोक संस्कृति, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और प्रकृति के प्रति गहरा जुड़ाव हमारी अमूल्य धरोहर है। आप सभी ने न केवल अपनी जड़ों से, संस्कृति और परंपराओं से आज भी पूरी निष्ठा और पूरी मौजूदगी के साथ, मजबूती के साथ उसको संजोए रखा है। वो इस आधुनिक युग में हम सभी के लिए, अन्य समाज के लिए भी कहीं न कहीं एक प्रेरणा देने का काम करता है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, उनके उत्कृष्ट होने के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके सम्मान, स्वाभिमान और समग्र विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य पहले भी प्रारंभ किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हर उस व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए
जिसको मदद की आवश्यकता है। और यही सच्चे अर्थों में सुशासन है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए आज पहली बार देश में जनजातीय समुदाय के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है। चाहे आज हमारे बच्चों के लिए जनजातीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तथा कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को प्रभावी रूप से आज देश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारी सरकार भी जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और अटल आवास योजना में आय सीमा को व्यवहारिक बनाया गया है, पहले इसे और सरल बनाया है, वहीं घर बनाने की लागत में भी बढ़ोतरी की है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। हमने उधम सिंह नगर में इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को आज इस योजना का लाभ मिला है। इस वर्ष आए आवेदनों में लगभग 28% आवेदन जनजातीय समाज से हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर में पहले और दूसरे चरण में सैकड़ों घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उनके बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और ITI संस्थानों के विकास हेतु करोड़ों रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे जनजातीय समाज के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्राप्त हो। इसके अलावा इन आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा 12 तक अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने खटीमा में बालिका छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि बाजपुर में 16 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से स्कूल और छात्रावासों का निर्माण किया है। इसके अलावा गदरपुर में 100 बेड का बालक छात्रावास भी बन रहा है। वहीं फाड़ू राजकीय इंटर कॉलेज में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से खेल मैदान का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम, ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण और भवन की मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनजातीय समाज की माताओं और बहनों के उनके सशक्तिकरण के लिए भी आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और स्वरोजगार और रोजगार अपना कर सके। हम जनजातीय समाज की महिलाओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक की चक्री निधि और 8 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश सहायता देकर उनके छोटे छोटे रोजगारों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जहां एक और विधानसभा सितारगंज में फाड़ू विकास भवन का निर्माण किया जा रहा है, वहीं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत भी किए गए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार जनजातीय परिवार की बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उधम सिंह नगर जनपद में सबसे ज्यादा परिवारों को अभी तक हमारी इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जनजातीय शोध संस्थान, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी स्थापित किया गया है। इसमें साल भर अनेक प्रकार के शोध के कार्यक्रम हमारे जनजातीय समाज से जुड़े हुए उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। हमने राज्य के 4 जनपदों में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को तेज करने के लिए अलग अलग जनजातीय कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। साथ ही जनजातीय युवक युवतियों को UPSC, PCS, IIT और इसकी जैसी अनेक प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार केवल योजनाओं को कागजों पर ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार कर वास्तविक बदलाव लाने का काम भी करती है। हमारा स्पष्ट विजन है
कि प्रत्येक जनजाति परिवार की आंखों में आत्मसम्मान की चमक हो, उनके बच्चों के हाथों में उच्च शिक्षा की मसाल हो, युवाओं के पास रोजगार के अवसर हो और हमारा प्रत्येक सीमांत गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े। भाइयों बहनों, आज जब हमारी डबल इंजन की सरकार विकास की नई गाथा लिख रही है तो मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही दल का शासन हुआ करता था, एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती। और आप सबको पता है वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी? वो वही पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी के बाद एक 5 वर्षीय नहीं, 10 वर्षीय नहीं, लगातार 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन करने का काम किया है। वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के उस लंबे शासनकाल में हमारे जनजाति समाज हो, थारू समाज हो, उन समाज की उनको हमारे इन भाई बहनों, इस समाज के भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है। मुख्य धारा में आने का कोई अवसर उनको प्रदान नहीं किया गया। कांग्रेस के लिए हमारा ये समाज केवल और केवल एक वोट बैंक भर हुआ करता था। उन्होंने आपको हमेशा मुख्यालयों से काट कर रखा ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। आज जब हमारी सरकार आपके बच्चों के लिए काम कर रही है, आपके समग्र विकास के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र की सरकार में हो, चाहे राज्य की सरकार में हो, चाहे एकलव्य विद्यालय बना रही हो, हॉस्टल बना रही हो, तो जब ऐसा विकास हो रहा है, हमारे इस समाज के बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो आज उनको ये विकास देखकर हमारे बच्चे आज विभिन्न संस्थानों में बड़ी बड़ी पोस्टों में जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि कांग्रेस के लिए विकास का अर्थ कभी भी जन कल्याण नहीं रहा। उनके लिए विकास का मतलब अपना और अपनों का विकास रहा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है कि जिस पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष को, महानायक को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, क्या वो कभी थारू समाज की विरासत का सम्मान कर सकते हैं? भाइयों बहनों, वो कभी नहीं कर सकते। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समाज को वो सम्मान दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, सर्वोच्च पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का बैठना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो देश का गौरव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपको सालों तक अंधेरे में रखने का काम किया ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे, और दूसरी तरफ आपकी डबल इंजन की सरकार है जो आपके बच्चों के हाथ में किताब और युवाओं के हाथ में रोजगार देने के लिए दिन रात काम कर रही है। भाइयों बहनों, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है, और धर्मांतरण जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक पहचान और उसके स्वाभिमान की कैसे रक्षा की जाती है, वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अपने धर्म और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना है। उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, संघर्ष और चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आगे कभी भी घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। जो आज के युवाओं के लिए, जो आज के हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुनने में आ रहा है कि तराई के इस शांत क्षेत्र में धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सौगंध ली है, हमने शपथ ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम देवभूमि की रक्षा के लिए चाहे जो भी करना होगा, यहाँ के देवत्व को बचाने के लिए हम
वो सभी काम करेंगे, लेकिन देवभूमि के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी ताकतें हमारी भोली भाली जनता और थारू समाज की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज मैं इस मंच से उन सभी अधर्मियों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो कान खोलकर सुन लें कि ये हमारी देवभूमि है। यहाँ अधर्म और छल का खेल किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इस प्रकार के अनैतिक कार्य को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, ताकि कोई भी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके साथ साथ हमने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी दूषित और मुल्लावादी मानसिकताओं के लिए देवभूमि के अंदर कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने प्रशासन को भी ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नानक बताओ प्रदेश का कोई भी कोना हो, जहां भी धर्मांतरण की शिकायत मिलेगी, वहां पर शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग हमारी भोली भाली जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान यहाँ नहीं है उनके लिए। भाइयों बहनों, ऐसे षड्यंत्र करने वाले, ऐसे धर्मांतरण का कुचक्र रखने वालों, उनकी जगह देवभूमि में नहीं है, बल्कि उनकी जगह केवल और केवल सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। ये हमने इसलिए सख्त कानून बनाया है। भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कभी अपने धर्म से, अपने स्वाभिमान से, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आपको भी इन धर्मांतरण करने वालों से सावधान रहना होगा और समाज को निरंतर जागृत करते रहने का काम आप सबको आज वीर महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा। ये वही ताकत है जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का काम किया। इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी कोई रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार इस पर चुप बैठने वाली नहीं है। आपको इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई भी परेशान करे, कहीं भी कोई सूचना आए, तो आप लोग सरकारी अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन तक सूचना पहुंचा सकते हैं। आपके बीच हमारे भाजपा के कर्मठ नेता है, वनवासी कल्याण आश्रम के सेवादार हैं और अपने फाड़ू राणा परिषद के हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, समाज के बहुत लोग जो आज विभिन्न स्तरों पर समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आपके इस भाई के, आपके इस बेटे के, आपके इस साथी के दरवाजे भी आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप कभी भी मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान मेरा कर्तव्य है और वादा भी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे रहते हुए कोई भी ताकत आप लोगों की संस्कृति और परंपराओं पर टेढ़ी नजर उठाकर नहीं देख पाएगी। किसी भी कीमत पर हम संस्कृति का कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजाति समाज की प्राचीन विरासत, संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से हम अपने इस विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, चूंकि अभी प्रेम सिंह राणा जी ने शुरुआत नहीं बताया, मुझे 9 तारीख को आप सबके बीच में आना था, लेकिन उस दिन पश्चिम बंगाल में एक महाविजय हुई। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा खिल गया है, कमल ही कमल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस शपथ ग्रहण में मुझे शामिल होना था।
लेकिन आज शॉर्ट नोटिस पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आज मुझे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पर अभी प्रेम सिंह राणा जी ने भी एक पत्र बढ़ा दिया है, काफी सारी घोषणाएं इसमें लिखी है, काफी सारे काम लिखे हैं, अन्य भी प्रतिनिधियों ने लिखे हैं, यहाँ के हमारे अन्य प्रतिनिधियों ने भी मुझे सारे एप्लीकेशन आवेदन दिए हैं। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जो पहले जो घोषणाएं उनकी हम समीक्षा लगातार कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उन सभी के शासनादेश निकालकर उनकी स्वीकृति की कार्रवाई आगे की जाएगी। मैं इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम के